हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल फैलेसीज क्यों अकर होती हैं हमारे रियल लाइफ आर्गुमेंटेशन में। जो कॉमन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हम अक्सर सुनते हैं या पढ़ते हैं या एक दूसरे से जब कन्वर्स करते हैं, उसमें क्यों हम अपना आर्ग्यूमेंट जो होता है वो फैलेशियस बना देते हैं, या सामने वाले का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो फैलेशियस कैसे हो सकता है। जब हमने बेसिक नॉलेज पढ़ी थी क्रिटिकल रीजनिंग की, तो मैंने एक फाइनल पॉइंट बताया था कि हमें आर्ग्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करना आना चाहिए। अगर हमें ये पता होगा कि कौन कौन से तरीके के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जो कि हमने अभी तक डिस्कस भी कर लिए हैं, तो हम अपना जो आर्ग्यूमेंटेशन या डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी है उसको एनहेंस कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। क्विक डिसीजंस हम ले सकते हैं अपनी लाइफ में भी। रियल लाइफ में बहुत काम आएगा आपको। इवन आप अपने बिजनेस या प्रोफेशनल अगर आप हैं, या अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं, तो आपको डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी और बहुत बेहतर हो जाएगी अगर आप ये पहचान पाए कि सामने वाले के जो लॉजिक है उसमें क्या मिस्टेक है, उसके पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में जो लॉजिक है वो फैलेशियस क्यों है। अच्छा, फैलेसीज आती क्यों है ये भी तो हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फैलेसीज का आना बिल्कुल ही लाजमी है, क्योंकि बहुत से कारण हो सकते हैं, उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है, जो तीन मुख्य कारण मुझे लगते हैं जिसकी वजह से इनफॉर्मल फैलेसीज हमारे आर्ग्यूमेंटेशन में आ जाती हैं। लगभग 22 इनफॉर्मल फैलेसीज मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ। वो सब ग्रुप्स तो आपको अब याद होंगे। मैंने फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस, जहाँ पर रेलेवेंस नहीं दिखता था, फैलेसीज ऑफ इंडक्शन, जहाँ पर इंडक्शन बहुत वीक दिखता था, फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन, जहाँ पर आप कुछ प्रिज्यूम कर लेते हो, वहाँ पर भी काफ़ी सारे डिफेक्ट्स देखे थे हमने। उसके अलावा हमने एम्बिग्यूटी और ग्रामेटिकल एनालॉजी की फैलेसीज भी देखी। तो लगभग 5 सब ग्रुप्स मैंने पूरे डिस्कस किए हैं। हर सब ग्रुप में लगभग 8, 6, 4 और 2 करके टोटल इन नंबर 22 फैलेसीज हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जा करके। सारे फैलेसीज आपको उसमें मिल जाएंगी विद डिटेल एग्जाम्पल्स। चलिए, मैं आज जो मेरा मुख्य मुद्दा है वो जो डिस्कस करना है मुझे, कि क्यों फैलेसीज अकर हो पाएंगी। बहुत से तरीके हो सकते हैं, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से फैलेसीज अकर होती होंगी, डिफेक्ट्स हो जाएंगे हमारे आर्ग्यूमेंट्स में। बट प्रिज्यूम मैंने लगभग 3 ऐसे रीजंस किए हैं और उनको आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। चलिए देखते हैं एक स्लाइड। पहली स्लाइड क्या कहती है। जो पहला कारण जो मुझे लगता है जिसकी वजह से एक आर्ग्यूअर अपना फैलेशियस स्टेटमेंट देगा, वो उसका इंटेंट। ठीक है, उसका जो माइंडसेट होगा, वो अपनी बात मनवाने के लिए होगा। किसी तरह वो उसका कुछ बेनिफिट होगा, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ को हासिल करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट ज़रूर देगा जिससे कि उसको फ़ायदा हो और सामने वाले को या किसी और को फ़ायदा दिलाने की भी कोशिश कर सकता है। तो जो इंटेंट है, जो आपके माइंडसेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपकी रीजनिंग तभी डिफेक्ट होगी। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल एक, आप देख सकते हो, एक पिक्चर का सीन लिया है। तो बड़ा फेमस बॉलीवुड मूवी है दीवार, जहाँ पर आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन एक डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट हमने सुना है। बहुत अक्सर हम लोगों को ये कॉन्वर्स करते हुए सुनते हैं, डायलॉग फन करते हैं इस चीज़ को लेकर के। बट आज देखें कि इनकी रीजनिंग में क्या मिस्टेक है, क्या इंटेंट था इसके पीछे जो इन्होंने ये बात कही। इन्होंने कहा कि आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। आपके पास क्या है? वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप उनका इंटेंट समझ सकते हो। बिल्कुल क्लियर इंटेंट है कि मुझे अपने भाई को नीचे दिखाना है, मुझे अपने आप को ऊपर दिखाना है। अब हमें बैक ऑफ माइंड में अच्छी तरह पता है कि उन्होंने ये बैंक बैलेंस कहाँ से लाया है, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, वो सक्सेसफुल कैसे बने हैं। ऑब्वियसली वो कुछ गलत काम करके उन्होंने शॉर्टकट से पैसे कमाए हैं। सामने एक ईमानदार आदमी है, पर उनको किसी तरह रिफ्यूट करना है, उसको सामने वाले को बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज करना है और उसको नीचे दिखाना था, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया। आई होप आप समझ सकते हैं उनका इंटेंट क्या है। इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका अगर इंटेंट सही होगा तो आप हमेशा लॉजिकल बात करेंगे। अगर इंटेंट आपका सही नहीं होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप इलॉजिकल बात करते हुए देखेंगे। और अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट शशि जी ने कैसे दिया है, यहाँ पर क्लियरली बोला है कि मेरे पास माँ है। ठीक है, अब एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी सामने निकल के आएगा। बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि माँ का कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते आप प्रॉपर्टी से। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, जितना पैसा भी आप पे कर दो आप माँ नहीं खरीद सकते किसी से। तो बिल्कुल पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्या तरीके के डिफेक्ट्स है। पर हमारा मेन कंसर्न है इंटेंट। ठीक है, आप समझ सकते हैं अमिताभ जी की इंटेंट यहाँ पर क्या थी। बिल्कुल क्लियर इंटेंट था कि मुझे सामने वाले को बिल्कुल नीचे दिखाना है और उसको ये महसूस कराना है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। हालांकि दोनों चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है।
इस मूवी में ये शशि जी एक पुलिस ऑफिसर का रोल अदा करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पुलिस वाले का, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी कॉनमैन से, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो क्यों रियल लाइफ में इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दे करके हम सामने वाले को ट्रिक कर जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। इसमें भी मैंने और डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट देखना चाहें आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर टेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है दैट all of the informal fallacies we have studied can be used for that purpose but some of them are particularly well suited। मतलब कुछ ऐसी fallacies ऐसी हैं जो क्लियरली आपको इंटेंट दिखा देंगी। जैसे हमने पढ़ा था अपील टू फोर्स, अपील टू पिटी, अपील टू द पीपल, ये सारी रेलेवेंस वाली हैं। स्ट्रॉमैन ये भी रेलेवेंट है, रेलेवेंस जहाँ पर कम दिखेगा आपको। एड होमिनम ये भी हमने देखी है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फॉल्स डिकोटोमी एंड सप्रेस्ड एविडेंस, ये सारी फैलेसीज आपको इंटेंट दिखा देंगी सामने वाले का। जैसे अपील टू फोर्स में क्लियरली आपको सामने वाले का इंटेंट दिखेगा। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ दिया हुआ है, आई डिजर्व अ चॉकलेट संडेई फॉर डेजर्ट एंड इफ यू डोंट बाय मी वन राइट नाउ आई विल स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड एम्बेरस यू इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल इन दिस रेस्टोरेंट। मतलब अगर आपने मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई, डेजर्ट के लिए चॉकलेट संडेई नहीं दिलाई, तो मैं आपको एम्बेरस करूंगा या करूंगी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी इन द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर एक तरीके का फोर्स है, फोर्स अप्लाई करके आपको अपनी बात मनवाने की कोशिश की जा रही है। आप क्लियरली सामने वाले का इंटेंट समझ सकते हैं कि उसको किसी भी हालत में उसको चॉकलेट संडे फॉर डेजर्ट चाहिए, नहीं तो वो आपकी बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट कर सकता है रेस्टोरेंट में लोगों के सामने। तो इसलिए एक तरीके का अपील टू फोर्स है, इंटेंट आपका सही नहीं था और इसीलिए आपने इस तरीके का फैलेशियस आर्ग्यूमेंट सामने से दिया है। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है, आइदर यू टेक मी टू द मूवीज और आई विल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया गया है, बिल्कुल क्लियरली आपको थ्रेटन कर दिया गया है कि या तो मुझे मूवी पे ले चलो, नहीं तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, इट्स अप टू यू। तो एक तरीके का फॉल्स डिकोटोमी है, एक तरीके का बाइफर्फिकेशन है, आइदर और बाइफर्केशन, ये हमने देखा है, ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपके साथ। एक तरीके की बहुत बड़ी फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। सामने वाला इंटेंट उसका देख सकते हो आप क्लियरली कि आपको वो किसी तरीके से मूवीज ले जाने के लिए बाधित कर रहा है, फोर्स कर रहा है। एक तरीके का आपको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया गया, आपको बताया गया है कि हाँ मेरे का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर मैं मूवीज नहीं देखने जाऊंगा या जाऊंगी तो, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं क्यों हम हमारे जो पर्टिकुलर रीजनिंग है या हमारे जो कॉमन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें फैलेसीज अकर हो सकती हैं। बिल्कुल इंटेंट ऑफ द आर्ग्यूअर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंटेंट आपका सही नहीं है तो आप फैलेशियस आर्ग्यूमेंट्स देंगे सामने वाले को। दूसरा एक बहुत मुख्य कारण हो सकता है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। यहाँ मैंने लिखा है मेंटल केयरलेसनेस कंबाइंड विद अनचेक्ड इमोशंस। देखिए हमारे इमोशंस पर हम कंट्रोल कभी कभी नहीं कर पाते हैं, हम गुस्से में काफ़ी गलत चीज़ें बोल देते हैं, ये हमने सुना है, एक तरीके का इमोशन है। कभी कभी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत वीक या डिप्रेसिव हो जाते हैं और फिर भी हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिससे हमारा ही नुकसान हो जाता है, ठीक है। और अपना अपना मेंटल केयरलेसनेस भी है, कभी कभी हम मिस कर जाते हैं सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को, हम बिल्कुल ब्लाइंडली बिना सोचे समझे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से भी ये फैलेशियस चीज़ें सामने आ जाती हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो फैलेशियस हो जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने फिर वही एग्जाम्पल एक तरीके से लिया है मूवी का डायलॉग कि ज़्यादा पैसे आएँ तो नींद नहीं आती है, ठीक है। अगर आप, ये अपनी अपनी सोच है, ये अपनी अपनी थिंकिंग है, यहाँ पर इनके इमोशंस क्लियरली बताते हैं कि ज़्यादा पैसे आए तो नींद नहीं आती। क्या पैसों का नींद से कनेक्शन लॉजिकली मिलना चाहिए आपको? बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर मैं आँख बंद करके इसको एक्सेप्ट कर लूँ तो मैं बिल्कुल एक तरीके का अनचेक्ड इमोशन पे अपने मेंटल केयरलेसनेस दिखा करके इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत से लोग हों जो बहुत सारे पैसे कमा करके अच्छे से सो जाते होंगे और हार्ड वर्क करके पैसे कमाए या सो गए होंगे, और इसीलिए इस तरीके का अनचेक्ड इमोशन अगर आपके अंदर होगा तभी आप इस तरीके के फैलेशियस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर कुछ ऑल्टरनेटिव भी मैंने यहाँ डायलॉग दिया है दैट नींद आए तो ज़्यादा पैसे नहीं आते। अगर आप ज़्यादा सो रहे हैं तो आप ऑब्वियस बात है ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, ये भी एक तरीके की सोच है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। बट इनका कोई लॉजिकल कनेक्शन दोनों का नींद का पैसे से नहीं होना चाहिए, जो हमें क्लियरली दिखता है। तो अगर आपने इमोशंस को काबू नहीं करोगे और अगर अपनी मेंटल अलर्टनेस को आप नहीं रखोगे तो आप इस तरीके के फैलेशियस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, ठीक है। ये एक बहुत ही जनरल बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसका टेक्स्ट भी यहाँ दिया है, आप पढ़ सकते हैं। Even people who are thoroughly versed in the informal fallacies occasionally succumb to the deadly combination of mental carelessness and emotional impetus। आप कितना भी, आप अगर बहुत ज़्यादा भी अगर आप लॉजिकली सोचते हैं और आपको इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में पता है तो फिर भी ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों में नहीं फंस सकते। हम करते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार किसी के सामने इमोशनल हो जाने के बाद उसके आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल अपना मेंटली हम उसको पूरी तरीके से पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, ना कि उसको इवैल्यूएट करके, क्रिटिकली उसको इवैल्यूएट करके उसको
रिजेक्ट भी करके बल्कि उसको करेक्ट करना चाहिए हमें, ये हमारी अपनी खुद की पर्सनल एक ड्यूटी होनी चाहिए, बट हम ऐसा नहीं करते हैं और फैलेशियस आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो मुख्य कारण हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो है अनएग्जामिन्ड प्रीसपोजिशंस इन द आर्ग्यूअर्स वर्ल्ड व्यू। अब ये सब क्या होता है, काफ़ी भारी भरकम भाषा मैंने इस्तेमाल कर ली है यहाँ पर सिंपल सी बात है, आर्ग्यूअर्स वर्ल्ड व्यू का सीधा मतलब ये है आपके अपने बिलीफ्स, आपकी अपनी मेमोरीज, आपकी अपनी हैबिट्स, आपकी अपनी वैल्यूज़, आपके अपना ज़िंदगी को देखने का तरीका, आपका अपना वर्ल्ड व्यू, आप दुनिया को किस तरीके से किस नज़र से देखते हो, आर्ग्यूअर का वर्ल्ड व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है कि वो पहले से ही कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ गलत होती है और ये चीज़ सही होती है, और हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी आर्ग्यूमेंट को पेश कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल दीवार मूवी का एक और डायलॉग लिया है, दैट तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। अब अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ पर पहले से प्री सपोज कर लिया था कि मेरे पास तो बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, तो मैं माँ को भी अपने साथ रख सकता हूँ, आराम से अच्छे तरीके से रख सकता हूँ। ये उन्होंने एज्यूम कर लिया था, उनका वर्ल्ड व्यू ये है, उनका वर्ल्ड व्यू क्लियरली यही था कि मेरे पास अगर सब कुछ है तो माँ भी मेरे पास आ जाएगी, माँ मेरे साथ रहेगी। तो माँ ने उसको अनचेक्ड, एक अनएग्जामिन्ड अगर प्री सपोजिशन होता तो माँ उसके साथ शायद चली जाती, लेकिन माँ ने यहाँ पर लॉजिकली सोचा, बिल्कुल उसके रीजनिंग में फैलेसीज देखी है और क्लियरली बोल दिया कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपनी माँ को भी खरीद सकें। तो अब समझ सकते हो आप कि वर्ल्ड व्यू इंसान का कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अमिताभ जी का वर्ल्ड व्यू ये था कि शायद अगर मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ को भी अपने साथ रख सकता हूँ। पर ये आपकी अपनी खुद की सोच है, ये आपका अपना बिलीफ है, ये आपका एटीट्यूड है, ये आपकी हैबिट है। ठीक है, आपका जो कॉग्निटिव नेटवर्क है इन सब चीज़ों से बनता है। मैंने यहाँ लिखा भी है, बाय वर्ल्ड व्यू वी मीन अ कॉग्निटिव नेटवर्क ऑफ बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, habits, memories, values and other elements that conditions and renders meaningful the world in which we live। हम अपनी लाइफ को, अपने वर्ल्ड व्यू को, अपने ज़िंदगी को जिस तरीके से हमारी सोच होगी हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो ठीक है, अगर हमारी इस तरीके की सोच है तो हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो भी उस तरीके के होंगे, पर वो हो सकता है वो फैलेशियस हो, और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हमारे आर्ग्यूमेंटेशन या हमारी रीजनिंग में भी मिस्टेक्स आती जाएँ। ठीक है, अब जो कौन कौन सी फैलेसीज हैं जहाँ पर हमको इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे अपील टू पिटी, जब हम रो के सामने वाले को अपनी बात मनवा लेते हैं। स्ट्रॉमैन, जहाँ पर हम सामने वाले को आर्ग्यूअर के जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को डिस्टॉर्ट करते हैं और नॉक डाउन कर देते हैं। मिसिंग द पॉइंट, जहाँ पर हम पूरा का पूरा अपना जो कंक्लूजन ही है वो प्रेमाइज कुछ और एंटेल कर देगा। अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, जहाँ पर हम किसी थर्ड ऐसे अनक्वालिफाइड अथॉरिटी को स्टेट कर देते हैं। हिस्ट्री जनरलाइजेशन, जहाँ पर एक सैंपल आप देखो तो एक सिंपल सैंपल को, जो छोटा सा सैंपल है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी नहीं करता है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए। फॉल्स कॉज फैलेसी, जहाँ पर कॉसेशन हमने देखे थे 4 तरीके से कि किस तरीके से कॉसेशन गलत हो जाती है। स्लिपरी स्लोप, वीक एनालॉजी, बेगिंग द क्वेश्चन, फॉल्स डिकोटॉमी एंड सप्रेस्ड एविडेंस, ये सारी फैलेसीज में आप देखोगे कि अनएग्जामिन्ड प्री सपोजिशन होता है। यहाँ प्रिज्यूम कर लिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि मेरी रीजनिंग एकदम सही है और फिर प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड व्यू जो होता है आर्ग्यूअर का, वो ये मान के चलता है कि सब कुछ मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही है। जैसे यहाँ अमिताभ बच्चन जी ने एज्यूम कर लिया कि पैसे से तो मैं माँ को भी खरीद सकता हूँ, ये उनका प्री सपोजिशन है, लेकिन लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी माँ को नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। एग्जाम्पल से और बेहतर समझ सकते हैं इस बात को। अब यहाँ पर एक एनालॉजी दी गई है बिल्कुल क्लियरली, जो कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल सही होगी, पर कुछ लोगों के लिए आप क्लियरली अगर आप ओपन माइंड से सोचो तो बिल्कुल गलत होगी, यानी डिफेक्टिव होगी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है एक कोर्ट ट्रायल का। यहाँ पे लिखा गया है कि अ कोर्ट ट्रायल इज लाइक अ प्रोफेशनल फुटबॉल गेम। ठीक है, जो जो कोर्ट में जो गतिविधियाँ होती हैं वो एक तरीके का प्रोफेशनल फुटबॉल गेम है। इन अ प्रोफेशनल फुटबॉल गेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विनिंग, यानी कि किसी भी प्रोफेशनल गेम जब आप खेलते हो जैसे, वहाँ पर जीतना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे ही ट्रायल के अंदर भी, कोर्ट ट्रायल में भी जीतना ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आर्ग्यूअर का वर्ल्ड व्यू क्लियरली दिखता है, वो ये जानता है, वो अगर कोई एडवोकेट होगा तो वो ज़रूर इसको अप्रूव कर देगा इस चीज़ को कि हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप ये मान के चल रहे थे कि आप चाहे गलत हो चाहे वो सही हो, चाहे वो आप किसी भी गलत कॉज के लिए भी अगर लड़ रहे हो, अगर कोर्ट में कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है जहाँ पर एक इंसान गलत है और उसको आप सही प्रूव कर रहे हो, तो एक तरीके का आप मॉरली गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी जीतना इंपॉर्टेंट है। आपको आर्ग्यू करना है, किसी तरह अपने क्लाइंट को बचाना है या अपने क्लाइंट को किसी तरीके से सफ़ेद चादर से ढकना है, तो ताकि आप उसमें तर्क दोगे।
आपको जीतना है तो ये चीज़ गलत है। ये आप यहाँ पर ये मान के चल रहे हो कि जीतना ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये नहीं देखा कि जो सच्चाई, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो सच्चाई के लिए ही लड़ता है, ठीक है। वहाँ पर ये प्रीसपोजिशन आपने बिल्कुल मिस कर दिया, ठीक है। कोर्ट रूम में ये कोई चीज़ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप ट्रुथ को बिल्कुल साइड में रख दें और फिर अपने क्लाइंट को बचाना शुरू कर दें जो कि जिसने कोई गलत काम किया है, ठीक है। आई होप आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड व्यू कितना इंपॉर्टेंट है। किसी एडवोकेट के लिए तो ये वर्ल्ड व्यू सही है, लेकिन अगर एज अ थर्ड पर्सन मैं देख रहा हूँ कोर्ट की तरफ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर सच्चाई और जस्टिस की बात पहले होनी चाहिए, ना कि किसी का जीतना इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके का प्री सपोजिशन है आर्ग्यूअर के माइंडसेट में। ऐसे ही देखेंगे एक और। After enslaving most of the Eastern Europe for nearly 50 years, the evil Soviet Empire finally collapsed. Obviously, God listened to our prayers. अब यहाँ पर जो आर्ग्यूअर है वो क्लियरली भगवान को अपने जो भी ये जो गतिविधियाँ हुई हैं, जैसे कि ईस्टर्न यूरोप में जो 50 साल से जो ईविल सोवियत एम्पायर ने अपना कब्जा कर रखा था और वो ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब गॉड ने सब कुछ किया है, उनके प्रेयर्स को लिसन कर लिया और इस वजह से वहाँ पर वो जो एम्पायर है वो फाइनली कोलैप्स हो गया। तो यहाँ पर वर्ल्ड व्यू क्या है, बिल्कुल क्लियरली प्री सपोजिशन दिखता है कि जो आर्ग्यूअर है वो गॉड में बिलीव करता है कि गॉड ने ही सब कुछ ऐसा किया है। अब अगर कोई एंटी थीसिस्ट हो, अगर कोई ऐसा बंदा हो जो भगवान में बिलीव नहीं करता, तो क्या वो इस आर्ग्यूमेंट को फैलेशियस नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। यहाँ पर एक प्री सपोजिशन है, बिल्कुल क्लियरली वो प्री सपोजिशन आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ चीज़ें लिखी भी हैं, दैट गॉड लिसन्स टू प्रेयर, ये वो मान के चल रहे हैं, एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेयर्स, ठीक है। उसके पास वो पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कोर्स ऑफ हिस्ट्री को। ये एक थीसिस्ट की थिंकिंग होगी, लेकिन अगर कोई एंटी थीसिस्ट होगा वो इसको आर्ग्यूमेंट को अच्छा नहीं मानेगा, इसको एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट मानेगा। आई होप आपको ये 3 मुख्य कारण समझ में आ रहे हो जिसकी वजह से हमारी रीजनिंग फ्लॉड हो जाती है या डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि किस तरीके के डिसीजन टेकिंग के दौरान हमसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम अपने अगर इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने प्री सपोजिशंस को चेंज नहीं करेंगे या एक तरीके से अपना इंटेंट को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो हम किसी भी फैलेशियस आर्ग्यूमेंट को मुंह से भी बोल सकते हैं और सामने वाले को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसके आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए और बेहतर रीजनिंग बनाने के लिए, अच्छे डिसीजंस लेने के लिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मज़ा आया हो, कुछ